अभी हम बैठे हुए हैं, आप बैकग्राउंड देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक कुटिया का बैकग्राउंड दिख रहा है। और आपको जानकारी मैं देना चाहूँगा कि मैं जिस धरा पर बैठा हूँ यह तप यज्ञ और साधना की धरा संगम प्रयागराज है। और यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा सनातन का कहिए समागम चल रहा है। हमारी कालजयी और मृत्युंजयी हमारी सनातन संस्कृति की संपूर्ण अभिव्यक्ति यहाँ दिखाई दे रही है। और इसी धरा पर हमारे साथ यहाँ पर विद्या भारती के सह क्षेत्र संगठन मंत्री डॉक्टर राम मनोहर जी बैठे हैं। और इनसे हम यहाँ पर कुछ वार्ता करेंगे। और वार्ता का हमारा कारण है कि यहाँ पर जो पूरी जो बड़ा क्षेत्र है यह कुंभ सिटी है। आप इसे कुंभ सिटी कह सकते हैं, लेकिन आबादी की दृष्टि से आप देखेंगे तो इसकी आबादी यूरोप से कहीं ज़्यादा है। पाकिस्तान की 2 गुनी आबादी के बराबर, अमेरिका की 1.5 गुनी और रूस की 3 गुनी आबादी के बराबर है। और इसी बड़े क्षेत्र में जिसको तथाकथित रूप से, जो तथाकथित नहीं, जैसे सरकारी तरफ से इसको एक जिला घोषित किया गया है, लेकिन अगर इसे देश घोषित कर दें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि यह जहाँ जो अभिव्यक्ति यहाँ दिख रही है विविधता की दिख रही है। और दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, अचंभित हैं इतने बड़े समागम को देखने के लिए। तो अपने विद्या भारती जो कि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आनुषंगिक संगठन है जो शिक्षा क्षेत्र में कार्य करता है, उसके सह क्षेत्र संगठन मंत्री डॉक्टर राम मनोहर जी बैठे हैं। और विद्या भारती की यहाँ बहुत बड़ा शिविर लगा हुआ है उस संबंध में, और परिसर है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं और एक संदेश जा रहा है, उस संबंध में हम कुछ यहाँ बात करेंगे। हम स्वागत करते हैं भाई साहब का अपने यूट्यूब चैनल इन्फो इंडिया में। और जानकारी लेना चाहेंगे कि भाई साहब यहाँ पर जो अपना ये शिविर लगा हुआ है विद्या भारती, पहले तो आप हमें विद्या भारती से परिचित करा दें। विद्या भारती इस देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शैक्षिक संस्थान है, जिसके अंतर्गत लगभग 25,000 शिक्षण संस्थाएं कार्य कर रही हैं। लगभग हमारे 36 लाख भैया बहन इस शिक्षण संस्थान में पढ़ते हैं। 1.5 लाख से ऊपर हमारे आचार्य बंधु भगिनी हैं जो भैया बहनों को शिक्षित कर रहे हैं। इसलिए ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शैक्षिक संस्थान है। जी जी। ये अलग प्रकार का भी शैक्षिक संस्थान है जहाँ पर हम केवल 2+2=4 नहीं पढ़ाते, बल्कि हम अंक ज्ञान के साथ साथ, हम पुस्तक ज्ञान के साथ साथ जो जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, संस्कार महत्वपूर्ण है, हम संस्कार युक्त शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। विद्या भारती का एक लक्ष्य है कि इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना, जिसके द्वारा ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके जो हिंदुत्वनिष्ठ एवं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो, शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण विकसित हो, तथा जो जीवन की वर्तमान चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर सके और उसका जीवन ग्रामों, वनों, गिरिकंदराओं एवं झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने वाले दीन दुखी, अभावग्रस्त अपने बांधवों को सामाजिक कुरीतियों, शोषण एवं अन्याय से मुक्त कराकर राष्ट्र जीवन को समरस, सुसंपन्न एवं सुसंस्कृत बनाने के लिए समर्पित हों। इस प्रकार का लक्ष्य लेकर के और हमारा ये शिक्षण संस्थान पूरे देश भर में कार्य कर रहा है। नेपाल देश में भी हमारे 35 विद्यालय वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। कुछ विभिन्न देशों में, अमेरिका में भी हमारे सीधे तौर पर स्कूल तो नहीं चलते, लेकिन कुछ गतिविधियाँ वहाँ भी संचालित हो गई हैं। वहाँ के लोगों की काफ़ी आशाएं हैं, लोगों की ये मांग है कि वहाँ पर भी सीधे तौर पर विद्यालय प्रारंभ किया जाए। तो इस प्रकार का अपना हमारा संस्कार युक्त, क्रिया आधारित, बाल केंद्रित हमारा ये विद्या भारती संस्थान है। अगला क्वेश्चन मैं करूंगा कि ये सेक्टर 9 एरिया है
और यहाँ पर रोड से जाते हुए लोग विद्या भारती का ये बहुत बड़ा शिविर देख रहे हैं। और विद्या भारती का शिविर कब से लगता रहा है और क्या उद्देश्य है और यहाँ क्या मतलब इसकी भूमिका है महाकुंभ क्षेत्र में? छोटे छोटे शिविर तो बहुत बार लगे, लेकिन 2019 के का जो हमारा अर्धकुंभ था उसमें विद्या भारती का अलग से ही शिविर लगना प्रारंभ हुआ। और माघ मेले में भी अपना शिविर चलता है। 2025 का ये जो महाकुंभ आयोजित है, इसमें अपना ये सेक्टर 9 गंगेश्वर मार्ग पर अपना ये शिविर स्थित है। हमको 2.25 लाख स्क्वायर फीट जमीन यहाँ पर मिली हुई है, उसमें हम अपना ये शिविर चला रहे हैं। लगभग 2,500 लोगों के यहाँ रुकने की, उनके भोजन प्रसाद आदि की यहाँ पर व्यवस्था है। तो इस प्रकार का अपना हमने इसमें लगभग 50 बड़े टेंट लगाए हैं। लगभग 90 गुणे 180 फीट का जर्मन हैंगर लगा रखा है। तो इस तरह से हमारी 2,500 की क्षमता का ये अपना शिविर संचालित हो रहा है। जो उद्देश्य आपने पूछा कि इसका उद्देश्य क्या है, तो विद्या भारती इतना बड़ा शैक्षिक संस्थान है, हमारी भी इसमें कुंभ में भूमिका हो। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोगों ने इस शिविर को लगा रखा है। इसमें विभिन्न प्रांतों के, अब तक हमारे यहाँ 22 राज्यों के श्रद्धालु, हमारे विद्या भारती के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, आचार्य, अभिभावक, छात्र भैया बहन, 22 राज्यों के लोग यहाँ पर आकर के रह चुके हैं। प्रतिदिन 400, 500, 1000, 1500, 2000, अभी तक अधिकतम संख्या हमारी 2,500 तक की हुई है। वो यहाँ पर आते हैं और उनको हम इस सनातन से, वैसे तो पहले से ही परिचित हैं वो, लेकिन सनातन से, माँ गंगा से, कुंभ से उनको दर्शन कराते हैं। और इसलिए हमने इसका नाम ही रखा है महाकुंभ दर्शन 2025। तो कुंभ दर्शन हम ला करके उनको कराते हैं। विद्या भारती ने एक अलग प्रकार की एक पहल किया है कि जो भैया बहन हमारे संस्कार केंद्र में पढ़ते हैं, यानी हमारे गरीब बस्तियों में जो भावयुक्त हैं, उनके यहाँ जो हमारा संस्कार केंद्र चलता है, 1 टीचर स्कूल चलता है, वे लोग कैसे इस कुंभ का दर्शन करें, उनको हम विद्या भारती के संसाधन से उन भैया बहनों को, उनके माता पिता को हम ले करके आते हैं यहाँ पर। अभी जो हमारी विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र है, जिसमें 49 शासकीय जनपद हैं, इनके सब हमारे भैया बहन लगातार आ रहे हैं। उनको हम लाते हैं, उनके अभिभावकों को लाते हैं और इस महाकुंभ से उनको दर्शन कराते हैं। वो 3 दिन के लिए यहाँ पर आते हैं, 3 दिन के बाद से फिर चले जाते हैं। ऐसे हमने क्रमशः उनको हम लगातार बुला रहे हैं। तो ये जो सारे जो अपने विद्या भारती स्कूल से जुड़े हुए जो बच्चे हैं, वो यहाँ पर अभी तक कितनी संख्या में लगभग आ चुके होंगे? क्योंकि शुरुआत में कुछ बच्चे आए थे, कथा वगैरह चल रही थी यहाँ पर, कथा भी शायद जी, हम लोगों ने यहाँ पर कथा का भी आयोजन रखा था। 19 तारीख से 26 तारीख तक पूज्य दिलीप कृष्ण भारद्वाज जी की कथा हम लोगों ने यहाँ पर कराया, ताकि हम लोगों के शिविर में जो लोग भी आ रहे हैं वो धर्म से भी जुड़ें, केवल यहाँ पर पिकनिक के लिए ना आए, केवल वहाँ देखने के लिए ना आए, तो बल्कि वो धर्म की बातें कुछ सीख करके जाएं। और इसलिए हम लोगों ने कथा का भी आयोजन कर रखा था। और विभिन्न समयों पर, जैसे पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी भी इस शिविर में पधारे, उन्होंने भी अपने ओजपुर वाणी से हमारे भैया बहनों को उन्होंने जीवन में जीने के लिए क्या बातें आवश्यक हैं, इस सनातन धर्म के लिए क्या आवश्यक है, ऐसे बहुत महत्वपूर्ण बातों को वो बता करके गए। महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी भी यहाँ पर आई। ऐसे विभिन्न अवसरों पर
हमारे अभी कैलासानंद जी भी आने वाले हैं, गुरु काष्टी जी भी आने वाले हैं। तो ऐसे विभिन्न अवसरों पर हमारे संत महात्मा भी यहाँ पर उनको हम बुलाते हैं ताकि हमारे भैया बहनों को अपना शुभाशीषो दे सकें। अच्छा, यहाँ पर भाई साहब जिस तरीके से भंडारा चल रहा है और इस भंडारे में हर भाषा, प्रांत और वर्ग समाज के लोग आ रहे हैं, सामाजिक समरसता का क्या संदेश जा रहा है इससे? हमारा तो भंडारा एक है। समाज में जैसे बहुत सी बातें लोग फैलाते हैं, सामाजिक समरसता की बातें करना ही मुझे लगता है कि इस कुंभ क्षेत्र में बहुत अन्यायपूर्ण है, क्योंकि ये देश सामाजिक समरसता का प्रतीक है। मुझे लगता है कि संसार में जितनी विविधता भारतवर्ष में है उतनी विविधता कहीं नहीं है, चाहे वो भाषा को लेकर के हो, क्षेत्र को लेकर के हो, बोली को लेकर के हो, पहनावे को लेकर के हो, इतनी बड़ी विविधता कहीं पर भी नहीं है। लेकिन धन्य है वो हमारे महापुरुष, हमारे पूज्य संत वृंद, शंकराचार्य आदि, जिन्होंने इस पूरे विविधता भरे देश को एकात्मता के सूत्र में बांधने के लिए इतने प्रयास किए। उन प्रयासों का ही ये प्रतिफल है कि ये देश इतना विविधता होने के बाद भी वो एकात्मता के सूत्र में बंधा हुआ है। जैसे एक एक लाई गुड़ के उस एकात्मता रूपी चिपकने वाले तत्व से बिल्कुल एक साथ जुड़ा रहता है, उसी प्रकार से हमारा ये हिंदू समाज, हमारा ये सनातन, ये पूरा एकात्मता के सूत्र में रोम रोम इसको अब पिरोया हुआ है। मैं इसको बिल्कुल महसूस कर रहा हूँ इस माँ गंगा के तट पर कि जब हम स्नान करते हैं तो वहां पर कौन मेरे बगल में स्नान कर रहा है, वो दुकान चलाने वाला है कि वो अंबानी है कि अडानी है, ये कोई नहीं देखता है। न कोई किसी से पूछता है कि आप गरीब हो कि अमीर हो, कोई छुआछूत यहाँ नहीं। भोजन प्रसाद में भी सब हमारे यहाँ लंगर चल रहा है, भंडारा चल रहा है, प्रतिदिन हजारों हजार की। कल मौनी अमावस्या का स्नान था, हमने अपने पूरे हाल को, हमारे जितने भी टेंट हैं सबको हम लोगों ने ओपन टू ऑल कर दिया। इतनी बड़ी संख्या में लोग आए थे, यहाँ पर रुके थे। सुबह 8 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक हमारा भंडारा चला, हजारों लोग। कल बहुत अच्छा मुझे देख करके लगा, जो श्रद्धालु भक्त माताएं बहनें आई थी 50 की संख्या में लग करके उन लोगों ने भंडारा बनवाया भी, हमारे कर्मचारी भी लगे हैं। लेकिन ये उत्साह मुझे देख करके मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि सब माताएं बहनें मिल करके जुट गईं और हजारों लोग यहाँ पर रुके, उस भंडारे में उन्होंने प्रसाद चखा। इससे बड़ी एकात्मता साहब कहाँ हो सकती है? जी। दुनिया में नहीं मिल सकता। ये हर जगह पर अलग अलग भेद है, लेकिन माँ गंगा इस संपूर्ण भेद को समाप्त कर देती है। ये तीर्थ क्षेत्र इस संपूर्ण विविधता को समाप्त कर देता है, संपूर्ण समाज को एकात्मता के सूत्र में पिरो देता है। बहुत सुंदर। विद्या भारती हमारे जो सांस्कृतिक, हमारे जो प्राण हैं भारत के, उसको अपनी शैक्षिक जो परंपरा है उसमें लेकर चलता है। और कहीं ना कहीं जहां शिक्षा के क्षेत्र में हमारा विद्या भारती काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ सामाजिक समरसता और समाज को जोड़ने और पिरोने में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। वही अभी भाई साहब ने बताया हमें कि किस तरीके से यहाँ पर एक ही भंडारे में सब बना रहे हैं, सब खा रहे हैं, कौन परोस रहा, किस थाली में, कौन बगल में बैठा। ऐसे संदेश हम देते हैं कि हमारा किस तरीके से हमारी परंपरा रही, हमारे संस्कार रहे हैं। और यहाँ पर कहीं तिनका भर भी आपको यह सोचने का मौका नहीं मिलेगा कि कहीं कोई भेद हो रहा है। तो ऐसे संस्कार हमारे विद्या भारती के। और यहाँ पर जो बाहर से लोग जा रहे हैं, जो बहुत बड़ा शिविर लगा हुआ है, बराबर वह देख रहे हैं कि विद्या भारती, यहाँ पर विद्या भारती दिखाई दे रही है। क्योंकि ज़्यादातर जो आसपास जो कैंप लगे हुए हैं वह किसी न किसी बड़े अखाड़े के महामंडलेश्वर के लगे हुए हैं, लेकिन इधर विद्या भारती का क्या योगदान है और क्या विद्या भारती कर रहा है। तो अभी भाई साहब ने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताई कि बड़ी संख्या में जो यहाँ पर संगम स्नान हेतु श्रद्धालु आए थे, वह कहाँ ठहरते, कहाँ भोजन करते, क्योंकि किसी का कोई ठिकाना नहीं होता है। यहाँ पे इतनी आबादी, इतनी भीड़ आती है श्रद्धालुओं की कि आप
यहाँ देखेंगे तो एक महासागर दिखाई देता है, और जिसको कंट्रोल करने में शासन प्रशासन और पुलिस वालों के भी कभी कभी हाथ पांव फूल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वयं सेवा की नज़रिए से, स्वयं सेवा करने की दृष्टि से हमारे विद्या भारती की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ रही है, और हमारे जो आनुषंगिक संगठन और भी होते हैं उनकी तरफ से भी जो संभव है कुंभ मेला क्षेत्र में पूरी तरफ किया जा रहा है। और भाई साहब से हम कुछ जानना चाहेंगे कि यहाँ पर बहुत कुछ बातें तो उन्होंने स्वयं बता दी, हमारे क्वेश्चन का, अधिकांश क्वेश्चन का उन्होंने जवाब दे दिया। और कुछ अगर भाई साहब जोड़ना चाहेंगे जिससे संबंधित कुछ छूट रही हो तो वह जोड़ सकते हैं, जो बताने लायक हो हमारे। बहुत अच्छा है। मैंने पहले ही बताया कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने इन सब बातों की रचना किया है। ये दान की भूमि है, तप की भूमि है, यज्ञ की भूमि है, अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है। यहाँ का कण कण शंकर है। ये 1 महीना जो कल्पवास हमारा चलता है, कितनी अच्छी बात है कि 1 महीना अपने सुख सुविधाओं से दूर रह करके, घर परिवार सब प्रकार के बंधनों से दूर रह करके 1 महीना हम इस कुटी में रहते हैं। इस 1 महीने में हम संपूर्ण प्रकार के अपने मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार से हम शुद्ध होने का प्रयास करते हैं। 1 समय भोजन करना, 2 समय स्नान करना, 5 समय जप करना, तप करना, यज्ञ करना, दान करना। इसके कारण से आप देखिए, इतनी भौतिकता होने के बाद भी, इतनी आधुनिकता आने के बाद भी, इतना विलासपूर्ण जीवन जीने के बाद भी लाखों की संख्या में, कई लाख यहाँ पर गृहस्थ, और उसमें उम्र की भी कोई सीमा नहीं है। 90 साल के, 95 साल के भी यहाँ पर गृहस्थ वो रहते हैं। प्रतिदिन स्नान करते हैं माँ गंगा का, अपने हाथ से स्वपाकी होते हैं, वो अपने हाथ से भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। किस प्रकार से यह मानव जो शरीर मिला हुआ है, ये संस्कार के कारण से कैसे नित्य नूतन, नित्य ये उन्नति के शिखर पर पहुंचता जाए। किसी महात्मा ने कहा है कि ऊपर से उन्होंने देखा तो एक व्यक्ति, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल अंधकार में तो पैदा हुए और अंधकार की तरफ ही बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अंधकार में हुए लेकिन वो प्रकाश की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जीवन हो सकता है किसी कठिनाइयों में हो, लेकिन हम संत महात्मा अपने जो सदग्रंथ हैं उनकी प्रेरणा लेकर के, और हम अपने इस जीवन के सब प्रकार के कमियों को दूर करते हुए नित्य हम ऊंचाइयों पर बढ़ते जाएं, श्रेष्ठता की तरफ बढ़ते जाएं। क्योंकि हम सबको ये बात ध्यान में है कि सोने की लंका होने के बाद भी, 1 लाख पुत्र होने के बाद भी, 1.25 लाख नाती होने के बाद भी संस्कार बिगड़ गया। संस्कार नहीं रहा तो वही इतना महान, इतना प्रकांड विद्वान, इतना वैभवशाली, इतना धनवान होने के बाद भी वो रावण हो गया, वो कुसंस्कारी हो गया। जगत जननी मां सीता को हर लाया। और इसीलिए इस देश के अंदर में नारी के प्रति क्या दृष्टि हो कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते तत्र सर्वास्त्रता फलाः क्रिया। ये भारत ही ऐसा देश है जहां पर नारी के प्रति इस प्रकार का भाव रखा गया। जननी सम जानहि पर नारी। तुलसी बाबा भी बोलते हैं इस बात को कि दूसरी जो माँ है, बहन है, वो भगवती के समान है, वो श्रेष्ठ है। ये दृष्टि, ये जीवन दृष्टि, ये भारत में ही हम शिक्षा के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से देने का काम करते हैं। और यह जो कुंभ है, यह जो हमारा इतना बड़ा तीर्थ है, इसमें भी लाखों लाख कल्पवासी स्वयं अपने जीवन से इस तप की साधना में रह करके ऐसी ही बातों की तरफ बढ़ने का कार्य करते हैं, जिस कारण से समाज आज भी लगातार उन्नति के शिखर पर है।
आज भी हम बिल्कुल विश्वगुरु इस मामले में हैं, और इसी कारण से देश ही नहीं तो बल्कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। उन हस्तियों में से एक हस्ती ये भी है, हमारा जो एक कुंभ का पर्व है, उन्हीं हस्तियों में से एक है जहां व्यक्ति आकर के अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करता है। उन्हीं में से एक प्रयास कल्पवास भी है। सदियों से अलग अलग शासन तंत्र रहा और राज्य व्यवस्था रही और कालखंड रहे, लेकिन ग्रंथों में जो उल्लेख मिलता है हमारे कुंभ का, महाकुंभ का, यह सदियों से अनवरत अपने उसी मुहूर्त पर चलता आ रहा है। बाहर जो भी व्यवस्था रही हो, शासन तंत्र रहा हो, लेकिन ये अनवरत उसी तरीके से चला आ रहा है। हम इस तपोभूमि पर बैठे हैं जहाँ से जीव, नारी और प्रकृति के प्रति एक ऐसा संदेश दिया जाता है जो स्पष्ट करता है कि सनातन और प्रकृति एक ही है। वह सनातन सभी के लिए वैसे ही कल्याणकारी है जैसे प्रकृति में उगता हुआ सूरज है और प्रकृति की जो आशीर्वाद है, उसी तरीके से सनातन सभी को आशीर्वाद देता है। इसी विषय को देखने के लिए, इसी चिंतन और गहराई पर शोध करने के लिए पूरी दुनिया इधर देख रही है और उसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बड़े समागम को प्रत्यक्ष देखने के लिए, उसके साक्षी होने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और बहुत से विदेशी यहाँ पर घूमते टहलते आपको मिल जाएंगे जो अपनी अचंभित आंखों से इस बड़े समागम को देख रहे हैं। अभी हमने बहुत सी चर्चा की और बहुत सी बातें हमें जानकारी मिली कि इस तपोभूमि पर विद्या भारती का क्या योगदान है, विद्या भारती की क्या भूमिका है और क्या संदेश यहाँ से जा रहा है। इस विषय पर हमने भाई साहब डॉक्टर राम मनोहर जी से बात की और मैं साधुवाद देना चाहूँगा इस पूरे संगठन को और धन्यवाद देना चाहूँगा भाई साहब को कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को हमसे आपने शेयर किया। और इस तरीके से यह हमारी जो है वार्ता यहाँ समाप्त होती है और आगे हम आपको विद्या भारती से संबंधित बहुत सी बातें दिखाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। जय जय हर हर गंगे।